हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लासेस। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे ना अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी आइसोमेरिज्म की, जिसमें हमने बात की थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और आपकी जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, राइट, जो को आपका होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट। तो वहां पे हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती क्या है ना। किस तरीके से हम पता करेंगे कि कितने टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी लास्ट क्लास में, राइट। हमने आपको बताया था कि एनेंटियोमर क्या होता है, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, आरएस नोमेनक्लेचर हमने सीखा था कि आरएस का यूज करके हम कैसे पता करेंगे कि अपना वो आइसोमर है वो एनेंटियोमर है कि डायस्टेरियोमर्स है, किस टाइप से वो पेयर होते हैं, राइट। रेसिमिक मिक्सचर की हमने बात की थी। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे थोड़े से एप्लीकेशन लेवल की तरफ, देखेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में। एंड देन उसके बारे में हम सीखेंगे यहाँ पर कि इनका यूज करके हम कैसे पता करेंगे कि कंपाउंड अपना एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी किसकी एसिडिटी कम होगी। ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एंड उनको डिटेल से समझेंगे। एंड देन उनकी एप्लीकेशंस की बात हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पे बात आती है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते कितने टाइप के हैं। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका परमानेंट इफेक्ट और दूसरा होता है आपका टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट का मतलब जो उस मॉलिक्यूल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमेशा के लिए, ठीक। और टेम्परेरी मतलब जो उस मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करता है, जब वो किसी के साथ रिएक्शन करने जाएगा तो उसमें वो इफेक्ट आ जाएगा, ठीक। यदि हम उस रिएक्टेंट को अलग कर देंगे तो उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। तो उसको हम बोलेंगे टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसमें जनरेट हो जाता है जब वो मॉलिक्यूल रिएक्शन करने जाएगा, ठीक। तो परमानेंट इफेक्ट आपके तीन टाइप के हैं यहाँ पर। एक इंडक्टिव होता है, देन आपका रेजोनेंस जिसको आप मेजोमेरिक भी बोलते हो, और देन लास्ट में होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तीनों के तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट हैं, हम इनको डिटेल से समझेंगे। एंड देन आपका टेम्परेरी इफेक्ट जो होता है वो आपका ओनली वन है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक, इन चारों की बात हम यहाँ पर आज वाले सेशन में डिटेल में समझेंगे कि कौन सा इफेक्ट क्या होता है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स पे क्या डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट पड़ते हैं, है ना। उससे मॉलिक्यूल की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे परमानेंट इफेक्ट से। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इंडक्टिव की, फिर रेजोनेंस की, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस को डिटेल में समझेंगे कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, है ना। वो भी हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है तो समझना आप। तो पहले सिंपल डेफिनेशन से समझते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहली चीज, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को हमें डिस्प्लेस करना है अलोंग द सैचुरेटेड कार्बन चेन। सैचुरेटेड मतलब सबके सब सिंगल बॉन्ड होंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एट वन एंड ऑफ द चेन। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज हमने आपको यहाँ पे दे दिया कुछ मॉलिक्यूल इस तरीके से, ठीक। सपोज यहाँ पे हमने आपके लिए दे दिया क्लोरीन, ठीक। अब आपको यहाँ पे क्या पता है कि जो Cl होता है, Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है En, वो ज्यादा होती है किससे, कार्बन से। तो Cl क्या करेगा, जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा, है ना, थोड़े से अपनी तरफ वो शिफ्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, कौन से, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को। तो Cl पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, ठीक। तो क्या हुआ है यहाँ पे, सी और CCl बॉन्ड जो है, कार्बन और Cl जो बॉन्ड है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, कार्बन से। तो जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं वो थोड़े से किसकी तरफ खिसक जाएंगे, Cl की तरफ। तो Cl पे आएगा पार्सली माइनस और इस पे आएगा पार्सली प्लस। अब कार्बन पे थोड़ा प्लस चला गया तो बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा वो, तो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे भी थोड़ा सा प्लस आ जाएगा, इस पे भी और कम प्लस आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस Cl की वजह से, जो Cl यहाँ पे एक एटम अटैच था, उसकी वजह से क्या हुआ इस मॉलिक्यूल्स में,
जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो सीएल की तरफ शिफ्ट हुए, तो सीएल पे आ गया पार्सली नेगेटिव चार्ज और बाकी कार्बन्स पे आ गया पार्सली पॉजिटिव चार्ज। सो इस तरीके से जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो पार्सली शिफ्ट होते हैं, देखो कंप्लीटली डिस्प्लेस नहीं हुए, कंप्लीटली सीएल के पास नहीं गए, नहीं तो क्या होता, सीएल पूरा माइनस हो जाता, कार्बन प्लस हो जाता। तो होता क्या है, पार्सली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होगा, पार्सली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, तो आप बोल दोगे कि टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना उसकी तरफ ही शिफ्ट हो जाएंगे। जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो जाके पेरियोडिसिटी वाला चैप्टर देख सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पे हमने डिटेल से समझा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, कैसे इस पर इफेक्ट पड़ते हैं, राइट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया अपना, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ पार्शियली शिफ्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, उस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। तो इस तरीके की जो पार्शली शिफ्टिंग है किसकी, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की, उसको नाम देते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो होता क्या है, जो सीएल का यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, तो जो सीएल की जस्ट बगल वाला कार्बन है उस पर ज्यादा प्लस चार्ज होगा। तो जैसे जैसे बाकी कार्बन की डिस्टेंस सीएल से बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इफेक्ट कम पड़ेगा। जो सीएल के पास में है उस कार्बन पे ज्यादा प्लस आएगा, क्योंकि उस वाले सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सीएल ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे जैसे बाकी कार्बन सीएल से दूर होते जाएंगे, तो इसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम। इसलिए देखो हमने डबल पार्शियल लगाया, फिर ट्रिपल पार्शियल प्लस, मतलब इस पे प्लस चार्ज और भी कम आएगा। तो यहाँ पे एक बात आपको समझ आनी चाहिए कि जो कार्बन सीएल के पास है उस पर इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी सीएल का इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम। राइट। तो हम कहेंगे कि ये जो इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, और जनरली ये एप्लीकेबल होता है टिल 4 कार्बन, है ना। जनरली कहाँ तक ये एप्लीकेबल होता है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट नहीं दिखता, ये इफेक्टिव नहीं होता है। तो कहाँ तक लगेगा ये, सीएल जैसे जहां अटैच है उस सीएल से लेके 4 कार्बन तक, 4 कार्बन के बाद आप देखोगे तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता है। ठीक, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और फिर होता क्या है यहाँ पे, पार्सली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्सली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, कितने टाइप का होता है, तो देखो 2 टाइप से हो सकता है। कैसे, तो उसको हम यहाँ पे समझेंगे। एक होता है आपका प्लस आई और एक हो सकता है आपका माइनस आई। ठीक, एक आपका क्या होता है, प्लस आई, और एक आपका होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब क्या है, तो देखो समझना, जैसे अपने पास थी कार्बन की चेन इस तरीके से। अब यहाँ पे जो एक एटम एक्स लगा है, सपोज इस एक्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, किससे, कार्बन से। यदि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, कार्बन की तरफ। किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन की तरफ, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ शिफ्ट होगी ना, तो उसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। और इसकी तरह इसकी जगह पे अपोजिट हो जाता है कुछ ऐसे, कि जो अपने पास कार्बन चेन है और उसके साथ जो यहाँ पर एक एटम लगा है सपोज बाई। ठीक, अब इस बाई की यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक्स कार्बन से ज्यादा है, इमो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिग्मा बॉन्ड के, वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बाई की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन से दूर जाए, तो माइनस आई, मतलब जो ग्रुप लगा है उसकी तरफ, तो माइनस आई, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ जाए तो उसको प्लस आई। राइट। तो यहाँ पे आप बोलोगे पार्शियली पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स कार्बन चेन। तो इसको बोलोगे आप प्लस आई ग्रुप, मतलब जो एक्स लगा है वो कौन सा है, प्लस आई ग्रुप हो गया। ठीक, और यदि आप यहाँ पे बोलोगे कि यदि पार्शियली शिफ्टिंग जो यहाँ पे हो गई है सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक, जो पार्शियल शिफ्टिंग होती है किसकी, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की, यदि वो होती है अवे फ्रॉम कार्बन चेन,
कार्बन चैन से उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की तरफ जाती है जो उससे अटैच है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई माइनस आई तो समझ आया ना। तो जब अपने पास कार्बन चैन में कोई ऐसा ग्रुप अटैच होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो होगा आपका प्लस आई, क्योंकि वो क्या होगा, जब यदि आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है तो जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ जाएंगे, तो वो प्लस आई हो जाएगा। जब कार्बन चैन से दूर जाए इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको आप बोलोगे माइनस आई। ठीक। अच्छा, अब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो प्लस आई दिखाएंगे, कौन से ऐसे होंगे जो माइनस आई दिखाएंगे, इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है जो आपको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये रहा। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या समझना है, देखो। तो जो प्लस आई होता है सबसे ज्यादा होता है CH2 माइनस का। अब जैसे आप इसका मतलब समझना, जो अपने पास कार्बन चैन है इसके साथ लगा हुआ है CH2 माइनस। अब CH2 माइनस तो देखो इसके पास ऑलरेडी माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है इसके पास, हाई है। ये कैसा मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कार्बन CH2 की तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे, कार्बन चैन की तरफ, तो प्लस आई होगा। तो जो माइनस चार्ज वाला होता है ना, जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, वो प्लस आई ग्रुप होते हैं। वो कैसा इफेक्ट दिखाएंगे, प्लस आई। तो CH2 का देखो सबसे ज्यादा होगा, फिर NH माइनस का। अब ऐसा क्यों, देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की कार्बन से क्या होती है ज्यादा, तो NH पे माइनस चार्ज तो है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो वो कार्बन चैन की तरफ देगा, लेकिन कंपेयर टू कार्बन कम देगा। CH2 माइनस से कंपेयर करोगे तो NH माइनस कम देगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। उसके बाद O माइनस आएगा। फिर यहाँ पे देखो COO माइनस आ गया, मतलब यहाँ पे जो O है वो माइनस चार्ज इस CO के साथ में भी डिलोकलाइज है, तो इसका और कम होगा प्लस आई। फिर CR3 CHR2, इस तरीके से आप देखोगे तो ये ऑर्डर होता है। ठीक। और जब आप देखोगे यहाँ पे आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, जैसे यहाँ पे हमने लिया CH3 और यहाँ पे है CD3, तो ये आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, डी क्या है, ड्यूटेरियम है। तो जिसमें देखो, जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, यहाँ पे आइसोटोप का मॉलिक्यूलर मास अलग होता है, आपको पता है। तो ड्यूटेरियम का मास ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका प्लस आई भी ज्यादा, तो CD3 का ज्यादा कंपेयर टू CH3। यदि आप तीनों आइसोटोप में देखो हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम ट्राइटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, तो ट्राइटियम का ज्यादा होगा प्लस आई, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है। तो जब आइसोटोप्स होते हैं तो उसमें हम मास को देख के बोलेंगे, जिसका मास ज्यादा उसका प्लस आई भी ज्यादा। ठीक। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, CH2 माइनस का सबसे ज्यादा प्लस आई होगा, फिर NH माइनस, O माइनस। रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक। यदि आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो किसका देखो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की। तो भले ही ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है, कार्बन पे नाइट्रो माइनस चार्ज है, लेकिन किसका प्लस आई ज्यादा होगा, कार्बन का। रीजन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, नाइट्रोजन की ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा वो कार्बन चैन की तरफ, राइट। तो ये ऑर्डर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है प्लस आई का। तो कौन से ग्रुप प्लस आई दिखाएंगे, जिसके ऊपर पहले से ही माइनस चार्ज है, मतलब जो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो ही इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन की तरफ, तो वो प्लस आई हो जाएंगे। ठीक। माइनस आई कौन से होंगे, तो आप बोलोगे जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, है ना। तो देखो, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास कम है, जैसे कार्बन चैन के साथ यदि आप NR3 को अटैच कर दो। अब इसमें देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होती ही है, साथ में इस पे कैसा आ गया, प्लस चार्ज। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक। तो ये क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन चाहता है ज्यादा ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। तो क्या होगा, इसमें जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिग्मा बॉन्ड के, वो किसकी तरफ जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ। तो कार्बन चैन से दूर जाएगा, है ना। तो इसको आप बोलोगे कि कैसा ग्रुप हो जाएगा, ये माइनस आई। तो माइनस चार्ज है मतलब मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो प्लस आई दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो फिर वो आपका दिखाएगा माइनस आई। जैसे NR3 हो गया, NH3 हो गया, फिर आपका NO2 हो गया, है ना, SO2R। तो इसमें फिर आपका वही कॉन्सेप्ट लगेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, फिर सल्फर की, फिर कार्बन चैन आ गई तो CN हो गया। तो यहाँ पर देखो कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा।
तो इस कार्बन क्या करेगा, कार्बन चेन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी तरफ खींचेगा, तो माइनस आई। सिमिलरली CHO COR, एसिड वाला ग्रुप, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गए, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, उसका माइनस आई का पावर भी कम हो जाएगा। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। तो यदि हम यहाँ पे बात करें कि माइनस आई का पावर, माइनस आई पावर किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसकी माइनस आई पावर भी ज्यादा। ठीक है। तो देखो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आ गया, फिर OH आ गया, इस तरीके से आपका ये होता है। ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जिसे इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो आपका माइनस आई दिखाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं वो आपका प्लस आई दिखाएंगे। तो माइनस आई क्या है, जब कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस ग्रुप की तरफ जाए तो माइनस आई, कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी तो आप बोलोगे प्लस आई। तो ये ऑर्डर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। और क्वेश्चंस कभी कभी इससे पूछ लेते हैं। बाकी चीजें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो माइनस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे तो प्लस आई दिखाएगा। ठीक है। तो ये तो बात थी कि इसकी इंडक्टिव इफेक्ट की। आई होप आपको क्लियर होगी चीजें। इसकी एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे तो वहां पे देखेंगे कि कैसे हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पता करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कौन सा एसिड अच्छा होगा कौन सा नहीं होगा। है ना, इन्हीं की एप्लीकेशंस हैं, इन इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, इसको अप्लाई करके ही हम पता करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट आई होप आपको समझ आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो है रेजोनेंस, या इसको हम बोलते हैं मीजोमेरिक। ठीक। तो रेजोनेंस क्या है, देखो ये कब आया था, तो इसको आप समझना कि कई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर, जिनका एक ही स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टी नहीं बताता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें बेंजीन की, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है बेंजीन। तो बेंजीन में जब आप देखोगे क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल। तो ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो इसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी कितनी, 133, सॉरी, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डाटा हम बता रहे हैं। ठीक। सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 154 पिकोमीटर। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 133 पिकोमीटर। तो इस हिसाब से आप देखो, तो बेंजीन में दो तरीके की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी, एक आपकी सिंगल वाली जो 154 होती, और जो डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी 133। ठीक। लेकिन ऐसा नहीं था, ये जो डाटा अपने पास होना चाहिए वो नहीं था। राइट। एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला, एक्सपेरिमेंटली पता चला कि बेंजीन में जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 139 पिकोमीटर। ना तो वो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, ना ही वो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है। तो उससे क्या रिजल्ट निकला कि जो बेंजीन है, इसका एक स्ट्रक्चर इसकी सारी प्रॉपर्टी नहीं बता पा रहा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चल रहा था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है बेंजीन में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा आना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इतनी होनी चाहिए थी और इसकी इतनी, लेकिन ऐसा नहीं मिला। तो जब ऐसे आपको मॉलिक्यूल्स मिले जिसमें एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टी को ना बता पाए, तो फिर उसके हम और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो देखो सेम हमने यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि इफ अ मॉलिक्यूल कैन बी असाइन टू और मोर स्ट्रक्चर, none of which is capable of describing all the non-properties of the compound, then the actual structure is intermediate or resonance hybrid of these structures, and this phenomena is called resonance। तो हुआ क्या, बेंजीन में आपने देखा कि बेंजीन का एक स्ट्रक्चर इसकी प्रॉपर्टी नहीं बता पा रहा था, तो हमने क्या किया, देखो कुछ ऐसा, एक बेंजीन अपन ने ऐसा बनाया, और दूसरे में हमने क्या किया, इसका पाई बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट कर दिया। पाई बॉन्ड ऐसे भी लगा सकते थे अल्टरनेट, देखो। राइट। तो आपने देखा कि पहले वाले स्ट्रक्चर में ए बॉन्ड कैसा था, सिंगल, और दूसरे वाले में कैसा हो गया, डबल। है ना।
तो इस तरीके से इस बेंजीन में क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिलोकलाइज रहते हैं पूरी रिंग में। तो इसी को हम कैसे दिखाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बना के। रेजोनेंस हाइब्रिड आप कैसे दिखा देते हो, आपने बुक्स में देखा होगा, डॉटेड डॉटेड इस तरीके से सर्कल बना होता है। तो इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक। तो जो सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उनको मिला के एक यहाँ पे बीच में बनेगा, उनके बीच का एक जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ना, उसी को हम यहाँ पे नाम देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। इससे क्या पता चला कि बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरे रिंग में डिलोकलाइज रहती है। इसलिए वहां पे ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड होता, ना प्योर डबल बॉन्ड, वो होता है पार्शियल डबल बॉन्ड। है ना, पूरी की पूरी रिंग में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। और उसी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आई, 139 पिकोमीटर। ठीक। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि रेजोनेंस क्या है, एक फिनोमेना है जो हमें कब जो आता है, कब हमें हेल्प करता है, जब किसी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टी नहीं बताता है, तो वहां पे रेजोनेंस पिक्चर में आता है। तो उस मॉलिक्यूल के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, है ना, जो कि उसकी प्रॉपर्टी को बताएंगे। और उन स्ट्रक्चर्स को मिला के जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, वो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर की तरफ उसको क्या करता है, डोमिनेट करता है। तो उसी को जो स्टेबल होता है उसको हम फिर क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। राइट। रेजोनेंस बनाते टाइम आप ध्यान रखना, आप इसको इस तरीके के एरो से दिखाते हो, डबल हेडेड एरो। ठीक। बनाओगे कैसे रेजोनेंस, इसके क्या क्या रूल्स होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो देखो आप समझना। तो पहले होता कितने टाइप का है, तो ये दो टाइप का हो सकता है, प्लस आर माइनस आर। जैसे आपने प्लस आई माइनस आई देखा ना, सेम जैसे। तो पहले आप एक इसके पहले एक चीज और देखो कि रेजोनेंस कितने टाइप से आप बना सकते हो, कितने कितने टाइप से ये बन सकता है ना, किन टाइप के मॉलिक्यूल्स में ये हो सकता है। तो पहले वो देख लेते हैं, फिर हम प्लस आर पे आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं, देखो आप। तो रेजोनेंस कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स में होगा, कंडीशंस क्या होती हैं वो समझ लेना। तो इसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी, पहले हम आपको वो बताने वाले हैं। ठीक। तो पहली कंडीशंस होती है क्या, कि मॉलिक्यूल्स कैसा होने चाहिए, प्लेनर। ठीक। या आप बोल सकते हो कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। अल्टरनेट क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। यदि नहीं है तो फिर उसमें रेजोनेंस नहीं आएगा। तो कैसा हमने कहा, जैसे कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड है, तो फिर सिंगल। फिर क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है ना, इस पे आपके कुछ भी हो सकता है, या तो देखो डबल बॉन्ड ही आ जाए, या फिर रेडिकल आ जाए, या फिर प्लस चार्ज आ जाए, या फिर माइनस चार्ज आ जाए, या फिर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेयर हो। ठीक। तो बात समझ आई ना आपको, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल डबल सिंगल, या तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड वाले नेक्स्ट कार्बन पे या तो रेडिकल आ जाए, या फिर प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, या फिर उसकी जगह पे कोई ऐसा एटम लगा हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, तभी वहां पर रेजोनेंस हो सकता है। ठीक। तो ये इसमें से कुछ भी होना चाहिए, जैसे आपको एक हम बना के दिखाएं, सपोज हमने आपको दिया ऐसा मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमने दे दिया ओ एच, सॉरी। तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा, आप देख के बोल सकते हो। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्सीजन इस तरीके से डोनेट कर सकते हैं, रिलोकलाइज हो सकता है इस तरीके से, तो बिल्कुल आपका इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। तो कैसे बना सकते हो आप, इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिलोकलाइज कराना है इस तरीके से। तो सी पे माइनस चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ एच। ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया इस तरीके से, तो राइट। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो भी कैसे होने चाहिए, अल्टरनेट। अल्टरनेट नहीं है तो नेक्स्ट कार्बन पे या तो डबल बॉन्ड आ जाए, या रेडिकल आ जाए, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। इसका भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, समझना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल सपोज हमने आपको ये दे दिया। ठीक। और यहाँ पे हम आपको दे देते हैं ऐसे। ठीक। तो होगा क्या, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से शिफ्ट हो सकते हैं, तो आपका रेजोनेंस ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और इसने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिलोकलाइज कर सकते हो। तो रेजोनेंस में क्या होता है,
पहला आपने देखा कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिलोक्लाइज। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते हैं। डबल बॉन्ड मतलब सेकंड जो होता है वो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डिलोक्लाइज होते हैं। ठीक। तो इस तरीके से तो कंडीशंस होगी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए, एटलीस्ट 3 कार्बन तक आपके पैरेलल पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। देखो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन था, यहाँ पे क्या था, प्लस चार्ज इस कार्बन पे। तो प्लस चार्ज मतलब क्या है, बैक एंड पी ऑर्बिटल। ठीक। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैप से। तो इस तरीके से पाई बॉन्ड बना हुआ है, और ये आपका क्या है, बैक एंड ऑर्बिटल। एक ऐसा ऑर्बिटल था खाली। ठीक, बैक एंड पी ऑर्बिटल। तो होना क्या है यहाँ पे, जो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, है ना, ये पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ से यहाँ पे डिलोकलाइज हो जाएंगे, और यहाँ पे बीच में आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से डिलोकलाइज होते रहते हैं मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस ऑर्बिटल से इसमें जाएंगे, फिर उसमें आएंगे, फिर इसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे। तो इस तरीके से डिलोकलाइजेशन की वजह से इसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। राइट। तो किस तरीके का सिस्टम हमें चाहिए रेजोनेंस बनाने के लिए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इस तरीके से, या तो नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाए, या फिर रेडिकल आ जाए, प्लस चार्ज आ जाए, माइनस चार्ज आ जाए, या फिर क्या होना चाहिए, उस कार्बन की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन स्पेयर हो, ऐसा कोई एटम होना चाहिए। ठीक, ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए, तभी उसमें रेजोनेंस पाया जाएगा। ठीक। अब हम बात कर रहे थे कि कितने टाइप का रेजोनेंस होता है, तो वहां पे चलते हैं। तो 2 टाइप का हमने यहाँ पे बात की, प्लस आर और माइनस आर। ठीक। कैसे, तो समझना। देखो, यदि हमने आपको मॉलिक्यूल कुछ ऐसे दे दिया, हाँ हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं, कैसे, ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया ओ एच। ठीक। ऑक्सीजन के पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जब हम इसका रेजोनेंस बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से डिलोकलाइज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने डिलोकलाइज की, वो किसकी तरफ गई, कार्बन चेन की तरफ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ गए, कार्बन चेन की तरफ। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज टूवर्ड्स कार्बन चेन। जब वो कार्बन चेन की तरफ जाए तो उसको बोलोगे आप प्लस आर। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा अपना प्लस आर, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा था, ओ एच। तो ऑक्सीजन के पास क्या थे, लॉन पेयर्स, दैट मीन्स ये आपका कैसा ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन रिच। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप लगा होगा कार्बन चेन में, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ दे सकता है, डिलोकलाइज कर सकता है, ताकि वो स्टेबल बना रहे। राइट। तो इस टाइप के ग्रुप लगे होंगे तो वो होंगे प्लस आर वाले। माइनस आर कब होगा, इसको देखते हैं। मान लो हमने आपको एग्जाम्पल कुछ ऐसे दिया होता, इस सी एच ओ ग्रुप लगा दिया हमने, एल्डिहाइड वाला, है ना। आईयूपीएसी नाम हम आपको बता चुके हैं, आने चाहिए आपको। तो अब इसमें क्या होता, इसमें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाती और फिर यहाँ से यहाँ जाती, इस तरीके से। ठीक। क्योंकि सी एच ओ में क्या है, कार्बन पे पार्शियल प्लस आएगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है यहाँ पे, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो कार्बन चेन की तरफ दे दे, क्योंकि ऑक्सीजन ने उससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे, है ना। तो इसमें आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसे, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे बीच में देखो डबल आएगा, और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए तो इस पे माइनस चार्ज, और कार्बन से दूर गए थे तो इस पे प्लस चार्ज। राइट। तो ये बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो बना स्ट्रक्चर है, इसमें का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी तरफ गई, ऑक्सीजन की साइड, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज अवे फ्रॉम कार्बन चेन। तो कार्बन चेन से दूर जाएंगे ना तो उसको आप बोलोगे माइनस आर। ठीक। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा आपका, माइनस आर। तो यहाँ पे जो सी एच ओ ग्रुप लगा था वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए वो अपने साइड खींच लेगा, है ना। तो मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है।
तो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल लगे होंगे तो होगा -R, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगे होंगे तो +R। ठीक। राइट। तो जब +R का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, ग्रुप लगे होंगे जब, है ना, पाई बॉन्ड होना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए मॉलिक्यूल में, तभी रेजोनेंस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आपको हमने वो सिस्टम बता दिया कि किस टाइप के सिस्टम में रेजोनेंस मिलेगा, है ना। तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होते हैं। अब वो दो टाइप से हो सकते थे, या तो कार्बन की तरफ, कार्बन चेन की तरफ तो +R, कार्बन चेन से दूर तो -R, जैसे हमने +I -I में देखा। तो अंतर कहाँ था कि इंडक्टिव में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली शिफ्ट होते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रेजोनेंस में, रेजोनेंस में आप बोलोगे कि यहाँ पे आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होते हैं। राइट। समझ आया ना आपको। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि रेजोनेंस हम बनाएंगे कैसे, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो देखेंगे। पहले उसके पहले देख लो +R -R को। तो देखो +R ग्रुप कौन कौन से होते हैं आपके, है ना। तो हमने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन रिच, +R या +M भी बोल सकते हो, ठीक है। मेजोमेरिक, आपको बताया था मेजोमेरिक और रेजोनेंस एक ही है। बस इतना होता है कि मेजोमेरिक एक ही डायरेक्शन में होता है, रेजोनेंस दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसमें हमने बताया इलेक्ट्रॉन रिच वाले मॉलिक्यूल +R दिखाएंगे, तो देखो माइनस चार्ज वाले, तो O-, NH2, NHR, NR2। इसमें क्या होगा देखो, NH2, NHR और NR2, इनमें अंतर कहाँ पे है देखो आप। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ क्या लगे हुए हैं, दो हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक R आ गया, R मतलब एल्किल ग्रुप। यहाँ पे दो दो R आ गए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, देखो नाइट्रोजन के पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ये जब कार्बन चेन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड, हाँ। तो जब कॉन्जुगेशन में होगा कार्बन चेन की साइड, तो ये अपने कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा इस तरीके से, है ना। तो मतलब होगा तो +R। अब इसमें किसका ज्यादा होगा +R, वो कैसे पता चलेगा, इन साइड ग्रुप को देख के। यहाँ पे दोनों के दोनों क्या थे, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या था, एक R आ गया। यहाँ पे दो दो R आ गए। तो जैसे जैसे ये R आते जाएंगे, R मतलब एल्किल, CH3 CH2, इस तरीके से। तो ये R क्या है, बल्कि ग्रुप है। तो जैसे जैसे बल्कि ग्रुप आएंगे, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देना कम कर देगा, नहीं दे पाएगा अच्छे से, क्योंकि वहां पे रिपल्सन्स होगा। तो बल्कीनेस की वजह से, जैसे जैसे बल्की ग्रुप आएंगे ना, तो इस बल्कीनेस की वजह से क्या होता है, इसका +R कम हो जाएगा, किसका, NR2 का। राइट। तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते जाओगे ना, उसका +R कम होता जाएगा। देखो सेम आप देखो फिर, ऑक्सीजन के साथ OH OR आ गया, फिर यहाँ पे फिर NHCOR, फिर OCOR। ठीक। फिर आपका ये बेंजीन, FH मतलब फिनाइल ग्रुप, हाँ बेंजीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है। ये होता है। एक चीज याद रखना, हेलोजेंस में क्या होता है, हेलोजेंस में इंडक्टिव डोमिनेट होता है। ठीक। इंडक्टिव इफेक्ट हेलोजन का डोमिनेंट होता है, किसमें, जब भी वो आपके रिंग के साथ लगे होंगे। लेकिन जब हम उसकी रिएक्टिविटी चेक करेंगे, तो वहां पर रेजोनेंस को हम अप्लाई करते हैं। ठीक। अभी हम आपको बताएंगे वो चीजें जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे ना उस टाइम पे। तो अभी आपको ये चीज क्लियर हुई ना कि +R किसका ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे +R ग्रुप वो होंगे जो कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो इलेक्ट्रॉन को दे सकें। और वो कौन से हो सकते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आपका +R दिखाएंगे। ठीक। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले क्या दिखाएंगे, -R। तो -R में कौन से आएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक। मतलब ये क्या करेंगे, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच लेंगे। तो इसमें आते हैं देखो, NO2 हो गया, CN हो गया, CHO, COR, देन आपका ये एनहाइड्राइड हो गया, फिर एस्टर, एसिड, एमाइड, एंड देन कार्बोक्सिलिक आयन। राइट। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, वो आपके आएंगे किसमें, -R में। जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे, कार्बन चेन से इस अपनी तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचे, वो आपके हो जाएंगे -R। ठीक। हमें सीखना है इनके स्ट्रक्चर्स बनाना, पर्टिकुलरली बेंजीन के केस में, तो वो आपको हम बताएंगे। उसके पहले यहाँ पे रूल्स देख लेते हैं कि हम कैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं।
तो पहला रूल यहाँ पे क्या कहता है आप समझना, सिंपल से है। पहला रूल आपसे कहता है कि द रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। मतलब उस स्ट्रक्चर में, उस मॉलिक्यूल में जो एटम की पोजीशन है वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए, पोजीशन नहीं बदलनी है हमें। ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें सेम होने चाहिए, वो चेंज नहीं हो जाए। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव नियरली सेम एनर्जी, वो हमें बताएंगे आपको कि कंट्रीब्यूटिंग का मतलब क्या है। और ऑल दी एटम्स शुड हैव ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मतलब उसके ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में हम डुप्लेट को देखते हैं ना ऑक्टेट रूल में। अब आप समझो है, जैसे हमने आपको कहा है ऐसे, इन रूल्स को एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमने आपको दिया था ये। ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर थे, हमने ऐसे इसको डिलोकलाइज किया। तो हमने क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज किया है, ठीक है। यहाँ पे एटम को शिफ्ट नहीं करना है, जो एटम जहाँ था, न्यूक्लियस जहाँ था वहीं रहने दो। ये वहीं का वहीं है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर थे यहाँ पे, दो। तो दो के दो है, देखो एक कार्बन पे माइनस आ गया, एक ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है ही, तो टू ही है। ठीक। ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए, मतलब क्या है इसका, कि किसी की एक मैक्सिमम बैलेंसी होती है ना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन जो है जो मैक्सिमम थ्री बॉन्ड ही बना सकता, टू बॉन्ड बनाता है, थ्री कब बनाएगा, वो प्लस चार्ज के साथ। तो उसने वही बनाया है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए, राइट। पोजीशन सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ लॉन पेयर सेम रहने चाहिए। ठीक। तो ये सारे यहाँ पे फॉलो हो गए। यदि हम आपको कुछ ऐसा देते, ठीक है, यदि हम आपको ये दे देते और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना के दे देते। सॉरी, अभी तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। तो क्या ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? क्वेश्चन क्या है कि एक और ये दोनों आपस में क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? तो आंसर है नो। आप बता सकते हो कि इसका आंसर नो क्यों है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं है? उसका रीजन आप समझो, यहाँ पे देखो। रीजन क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे NH3 ने कितने, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, फोर, जो मैक्सिमम वो बना सकता है। ठीक। यहाँ पे इसके बॉन्ड कितने हो गए, फाइव। तो फोर बनाए थे तो इलेक्ट्रॉन कितने थे, एट। मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे टोटल उसने फाइव बॉन्ड बना दिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। आप ऐसे समझो, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लगा है, उसके साथ में तीन हाइड्रोजन भी लगे हैं। तो टोटल बॉन्ड कितने बन गए इसके, फाइव। नाइट्रोजन तो बना ही नहीं सकता फाइव बॉन्ड, उसके पास तो बैलेंस सेल में फोर ऑर्बिटल ही है। तो मैक्सिमम वो कितने बॉन्ड बना सकता है, फोर। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बैलेंसी का रूल है इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। बात समझ आई ना? तो आपको वहां पर ध्यान से देखना है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो होना चाहिए, नहीं होता है तो फिर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। मतलब जो उसकी मैक्सिमम बैलेंसी है ना, उसको फॉलो होना चाहिए। तो जैसे NH3 के केस में आप देखो, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना लिए फाइव, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। ठीक। ये दोनों आपस में हो जाएंगे। बात समझ आई ना? तो इन रूल को हमें ध्यान में रखना है कि जो एटम जहाँ पे लगे हुए हैं वहीं लगे होने चाहिए, पोजीशन हमें उनकी चेंज नहीं करनी है। हमें ओनली क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करना है। ठीक। तो कैसे बनाओगे, हम आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बनाते हैं। कि पहला हम लेते हैं, जब बेंजीन में हम लगाएंगे प्लस आर। ठीक, प्लस आर वाले, जब कौन सा ग्रुप लगा होगा, प्लस आर ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब बेंजीन का ही क्यों सिखाएंगे हम आपको, क्योंकि उसी के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वही हमें रिएक्शंस में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जब प्लस आर ग्रुप लगा होगा तब कैसे बनाओगे, तो देखो, मतलब क्या है इसका, कि बेंजीन में एक आपका एक ग्रुप लगा होगा जो कि कैसा होगा, प्लस आर। प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, ये बेंजीन बना दिया पहले तो, और यहाँ पे हमने लगा दिया OH। OH कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ठीक है।
क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स हैं। तो ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। तो होगा क्या, ये अपने लोन पर ऐसे डिलोकलाइज करेगी। तो एक बार में आपको एक ही बार डिलोकलाइज कराना है, ऐसे करते चलो आप बना लोगे, देखो आराम से। तो पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा अपने पास। देखो बाकी डबल बॉन्ड को सेम रख दो जैसे थे। अब जहां से डिलोकलाइज किया, ऑक्सीजन ने दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ऑक्सीजन ने दिया है तो प्लस चार्ज। और कार्बन की तरफ गया तो इस कार्बन पर कैसा आ जाएगा, माइनस। अब फिर यहाँ से आप डिलोकलाइज करो दो बार ऐसे। तो होगा क्या, अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा। तो बाकी को पहले सेम बना दो, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी पहले से OH था, तो उसको एज इट इज रख दो। और जहाँ पे आपने डिलोकलाइज, देखो ये इलेक्ट्रॉन उसके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे माइनस। फिर से सेम आप करोगे डिलोकलाइज इसी तरीके से। तो ये यहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा। तो आप देखो टोटल मॉलिक्यूल्स पे एक प्लस एक माइनस ही आ रहा है। 1 मिनट है ना, इसको थोड़ा सही से बनाते हैं। तो करना क्या है आपको, स्टेप बाय इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते चलना है, डिलोकलाइज करते चलना है। तो पहले बाकी का सेम बना दो जो बात था अपने पास। और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ माइनस आ गया, सेम। फिर से आप करते चलो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये आपका फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। तो लास्ट में आपका आ जाएगा सेम। इस तरीके से आ गया। ठीक, समझ आया ना आपको। तो हमें क्या करना है, जो ग्रुप लगा है उससे हमें इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करना है। यदि डोनेटिंग लगा है, एक एक बार में एक एक तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करते चलना है। तो इस तरीके से फिनॉल के कितने बनेंगे, टोटल 5। ठीक। अब एक चीज आप याद रखना कि जब बेंजीन के साथ कोई ग्रुप अटैच होता है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में हम इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, आर्थो। इस पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं, मेटा। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं जब हमने कॉमन नेम सिखाया था। और ये होता है आपका पैरा। ठीक। तो जब बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगा होगा तो उसमें 3 पोजीशन हो जाती हैं, एक ऑर्थो, एक मेटा और एक आपका पैरा पोजीशन। ठीक। तो क्यों हमने बताया, देखो इसका भी एक रीजन है। देखो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जब हमने बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है, तो वो क्या करता है, देखो ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आया, पैरा पोजीशन पे माइनस आया, और फिर ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आया, है ना। तो जब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, किसमें, बेंजीन में, क्या करता है वो, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है किसमें, बेंजीन के साथ, तो वो क्या करता है, बेंजीन के अंदर आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। ये बहुत काम की चीज है, आगे काम आएगी आपको। क्यों हमने कहा ओनली आर्थो पैरा, मेटा पे क्यों नहीं। देखो आपने जब इसके स्ट्रक्चर्स बनाए तो आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे माइनस बना, लेकिन मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं आया। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू मेटा। एक अब, जब बेंजीन के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, जैसे OH हो गया, OCH3 हो गया, है ना, इस तरीके से NH2- हो गया, NH2 हो गया, ये सारी चीजें, राइट। इतना समझ आया आपको। अच्छा, अब हम बनाते हैं वो वाले स्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, -R वाले। अब हम किसका एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जब बेंजीन के साथ -R ग्रुप लगा होगा। ठीक, मतलब बेंजीन है और इसमें हमने लगा दिया कोई ऐसा ग्रुप जो कि कैसा है, -R मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ठीक। उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा अपनी तरफ। इसको बना के देखते हैं एंड देन समझते हैं कि ये कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक। तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एल्डिहाइड को ले लें, आप किसी का भी बना सकते हो, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप किसी भी स्ट्रक्चर्स का बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया एल्डिहाइड, तो CHO हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है,
यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, और ये ऊपर की तरफ, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉएंगे तो रिंग से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। बनाते चलो। तो क्या हो गया देखो, पहले बाकी के डबल बॉन्ड एज इट इज रख दो। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से चली गई तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन चले गए दूर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ऑक्सीजन की तरफ गई तो ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे तो एच रहेगा। अभी क्या करना है, डिलोकलाइज करते चलो। अभी ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा उस प्लस को न्यूट्रल करने। क्या बन जाएगा देखो आप, इसको एज इट इज रखो। यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ओ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक, सेम था। फिर से आपको एक और बार करना है आगे। तो अब की बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा। तो बाकी चीजों को सेम रखना होता है, बस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया उसी वाले कार्बन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका फिर से एज है, ओ पे माइनस है, यहाँ पे एच है। ठीक ना। अब आपका फाइनली लास्ट वाला बनने वाला है, तो उसको बनाते हैं। क्या करेंगे हम, यहाँ से इस माइनस को यहाँ से वापस लेके आओ, यहाँ से इसको शिफ्ट कर दो, तो अपना न्यूट्रल हो जाएगा। बन जाएगा कैसा, कुछ ऐसे। फिर से डबल बॉन्ड आ गया ऐसे। तो इसके भी कितने बन गए देखो, टोटल 5। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 5। ठीक। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि अर्थो मेटा और पैरा पोजिशन पे क्या हुआ। है ना, इसकी ये अर्थो हो गई, ये मेटा हो गई, ये पैरा पोजिशन हो गई। ठीक। इन सारे स्ट्रक्चर्स में हमें ऑब्जर्व करना है कि पोजीशन पे क्या हुआ। आप देखो, अर्थो पोजीशन पे क्या आया, प्लस चार्ज। पैरा पोजीशन पे क्या आ गया, प्लस। अर्थो पे क्या आ गया, प्लस। है ना। इसका मतलब क्या है कि जब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे तो वो क्या करते हैं, इट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अर्थो, सॉरी, अर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो बात समझ आई ना। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे ना बेंजीन के साथ, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी कंपेयर टू मेटा। तो आप देख सकते हो प्लस से आ जाए, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं रिंग से। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब आप बोलो कि सर हमें समझ नहीं आया कि कैसे बनाएंगे। तो उसका एक और तरीका आप स्टार्टिंग में ऐसे कर सकते हो। है ना। जिसको नहीं समझ आता है कि सर कैसे बनाए, तो आपको एक देखो रफ वर्क में हम यहाँ पे बता देते हैं। तो धीरे धीरे आपको ये समझ आएगा कि कैसे करना है। जैसे मान लो आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो आप ये किया करो देखो। अपने पास रिंग थी, बाकी डबल बॉन्ड को सेम रख दो। यहाँ पे कुछ ऐसा था, है ना। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड जहाँ पे थे ना, उसको प्लस माइनस में तोड़ दो। ठीक। इस डबल बॉन्ड को हम प्लस माइनस में तोड़ सकते हैं, यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ पे माइनस। प्लस माइनस। अब ऑक्सीजन पे देखो माइनस जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे प्लस। तो उस डबल बॉन्ड को हमने प्लस माइनस में तोड़ दिया। अब जहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड था वो फिर से नहीं बनाना, उसके अलग। तो इन दोनों प्लस माइनस को मिला के हम क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड बना दो। इसको एज इट इज रहने दो, यहाँ पे प्लस ही रहने दो। कार्बन पे जो प्लस माइनस था उसको मिला के हमने एक बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड। और ऑक्सीजन पे माइनस रहने दो, ऐसे बना दो। देन अगेन फिर आप क्या कहोगे, इस वाले डबल बॉन्ड को प्लस माइनस में तोड़ो। ऐसे तोड़ो कि जहाँ पे स्टेबिलिटी आए, तो प्लस के पास में माइनस बना दो, और दूसरी साइड प्लस। और फिर प्लस माइनस को जोड़ के बॉन्ड बना दो। इस तरीके से कर करके ना आपको ये समझ आएगा कि एरो को हमें किस तरीके से घुमाना है। एरो हमेशा कहाँ जाता है, प्लस की साइड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो माइनस से प्लस की साइड। ठीक। तो आप ऐसे करके इसको बना सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि लगा होगा तो बनेगा क्या, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। यदि आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऑर्थो पैरा पे ज्यादा। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है जब हम
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पे ये आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, कि जब हम देखेंगे कि कब आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कब मेटा वाला, वहां पे ये आपका काम आएगा, तो अच्छे से इस पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें कैसे पता चलेगी, है ना। कि हम कैसे बताएंगे कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है ना। तो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल बोले, आपको हमने कोई स्ट्रक्चर ऐसे बना के दे दिया, ये दे दिए हमने दो स्ट्रक्चर्स, है ना। अब आपको इन दोनों की क्या बतानी है, स्टेबिलिटी। कैसे पता करोगे, तो उसके रूल्स कुछ होते हैं जो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, आपको उन्हें एज इट इज फॉलो करना है। सबसे पहले हम देखेंगे पोलर और नॉन पोलर। ठीक, सबसे पहले क्या देख लो, पोलर और नॉन पोलर। तो जनरली क्या होता है, जो नॉन पोलर वाले स्ट्रक्चर्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, पोलर से। ये कैसे पता चलेगा कि वो पोलर है कि नॉन पोलर, मतलब मॉलिक्यूल पे चार्ज देख लो। यदि किसी में चार्ज है और एक पे चार्ज नहीं है, जिस पे चार्ज नहीं है वो नॉन पोलर और जिस पे चार्ज है वो पोलर। तो नॉन पोलर वाला ज्यादा स्टेबल होता है पोलर से। अब मान लो उसमें चार्ज है, ठीक है, तो फिर हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। क्या देखो, यदि उसमें चार्ज है मतलब वो पोलर है, तो फिर हम उसमें क्या देखेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, राइट। सो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे ना, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से फॉलो करना है। सबसे पहले देखो नॉन पोलर पोलर, जो नॉन पोलर है वो ज्यादा स्टेबल। यदि नॉन पोलर नहीं है, वो दोनों के दोनों पोलर हैं, तो फिर हम देखेंगे पाई बॉन्ड, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब मान लो पाई बॉन्ड भी सेम है, राइट। यदि पाई बॉन्ड भी सेम है, देन हमें चार्ज देखना है, ठीक है। बात समझ आया ना। यदि पाई बॉन्ड सेम है, तो फिर हमें वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगा के चार्ज देखना है, इफ पाई बॉन्ड्स आर सेम। ठीक, देन आपको क्या करना है, देन हमें यहाँ पे देखना है कि नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव होना चाहिए, एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक, तो पहली तो ये कि यदि अपने पाई बॉन्ड सेम है दोनों मॉलिक्यूल्स में, फिर हम देखेंगे कि किस पे चार्ज, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर प्लस चार्ज होना चाहिए। यदि ऐसा भी है, देन हमें फिर लास्ट में क्या देखना है, चार्ज को कंपेयर कर लो कि प्लस माइनस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, लाइक चार्ज के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए, प्लस प्लस के बीच में एक दूसरे से दूर होना चाहिए, माइनस माइनस एक दूसरे से दूर होना चाहिए, राइट। जैसे इन दोनों में देखो, तो हम प्लस चार्ज देख के हम कहेंगे ए भी पोलर है, ए भी पोलर है, तो पहला तो नहीं लगेगा इसमें। फिर दूसरा लगाओगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, 1। और इसके पास देखो कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड। तो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो हम क्या कहेंगे कि सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है पहले वाले से। हो गया, समझ आया ना आपको। ऐसे हम यहाँ पे नॉर्मली कर सकते हैं। ठीक, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देने वाले हैं, आप उसको ट्राई करना, फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। सपोज हमने आपको दे दिया फॉर्मिक एसिड, पहला स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक। दूसरा हम बनाएंगे तो कुछ आप ऐसे बना सकते हो, ठीक। दूसरा आपको हमने ये बना के दे दिया। तीसरा स्ट्रक्चर आपको हम कुछ ऐसा बना देते हैं, ठीक है। और चौथा वाला भी हम आपको एक और देने वाले हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये 4 स्ट्रक्चर है, हमें बताना है इनकी क्या स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो सबसे पहला रूल, नॉन पोलर ज्यादा स्टेबल, तो पहला वाला नॉन पोलर है ना। तो पहला वाला नॉन पोलर है तो पहले वाले की स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा हो गई, क्योंकि वो नॉन पोलर है। देन अब पोलर है तो फिर आप देखो पाई बॉन्ड किस में ज्यादा है। तो देखो इसके पास कितने पाई बॉन्ड है, एक, बाकियों के पास तो एक भी नहीं, तो सेकंड हो जाएगा फिर स्टेबल। ठीक। देन थर्ड वाला आपको देखो, थर्ड फोर्थ में, तो अब इसमें क्या है, चार्जेस भी हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी दोनों में सेम है। तो हम देखेंगे फिर क्या, थर्ड कॉन्सेप्ट की जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए, प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो ऑक्सीजन और कार्बन देखो, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा कार्बन से। तो ऑक्सीजन पे कैसा होना चाहिए, माइनस, और कार्बन पे प्लस। तो थर्ड वाले में तो सेम है, लेकिन फोर्थ वाले में कार्बन पे माइनस है, ऑक्सीजन पे प्लस, स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसके बाद आ जाएगा थर्ड वाला, और फिर आएगा फोर्थ। समझ आया ना। तो आपको लाइन से सारे रूल्स फॉलो करने हैं, आपका आंसर सही आ जाएगा। पहले नॉन पोलर पोलर देख लो, फिर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देख लो आप, पाई बॉन्ड सेम है तो फिर नेगेटिव चार्ज आपको देख लेना है, और कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस होना चाहिए, राइट। और यदि वो भी सेम है तो फिर आप देख लो कि लाइक चार्ज जो है, प्लस प्लस के बीच में ज्यादा डिस्टेंस, माइनस माइनस के बीच में ज्यादा, और जो अपोजिट होंगे प्लस माइनस तो उनके बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए। तो डिस्टेंस देख के, सेपरेशन देख के भी हम बता सकते हैं, राइट। तो इनसे क्वेश्चंस आता है आपके जेई में, नीट में आ चुके हैं कई क्वेश्चंस, आप एक बार प्रीवियस ईयर करके देखो, लास्ट में हम करा भी देंगे आपको, और है ना। तो अब हम आगे चलते हैं अगले परमानेंट इफेक्ट की तरफ, जो होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहता है समझना। तो अभी तक हमने क्या देखा, देखो इंडक्टिव में क्या था, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, और रेजोनेंस में क्या था, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो सिग्मा के एक में हो गए, पाई वाला रेजोनेंस में हो गया। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में दोनों को मिला दो, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को। सो इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिस्टम एंड एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वी कॉल हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसको कैसे समझोगे तो समझते हैं, देखो इसको आप ऐसे समझो कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं अभी, है ना। तो हम आपको कुछ ऐसे दे देते हैं, एक एग्जाम्पल, सपोज प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब आप इसको देखो बनाओ थोड़ा सा, इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाते हैं, इसके बॉन्ड बना के दिखाते हैं आपको। ये है। अब प्लस चार्ज का मतलब क्या है, हमने आपको अभी बताया था, बैक एंड पी ऑर्बिटल। प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, बैक एंड पी ऑर्बिटल इसके पास है, ठीक। तो होता क्या है, इस प्लस चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये यहाँ से उठ के और आपके इसमें डिलोकलाइज हो जाते हैं। तो होगा क्या, देखो कुछ ऐसे बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएंगे तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पाई, और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बचेगा, क्योंकि उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किस में चले गए, CH2 में। इस तरीके से और भी हो सकता था आपका, कैसे कि जैसे इस हाइड्रोजन का हुआ वैसे इस हाइड्रोजन का भी हो जाए और फिर इसका हो जाए। तो इस तरीके से कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे आपके, 3 इसमें, राइट। तो टोटल हो जाएंगे 4, पहले पहले को काउंट कर लोगे आप तो, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बैक एंड पी ऑर्बिटल में डिलोकलाइज हो गए। पाई सिस्टम होता तो उसमें भी डिलोकलाइज हो जाते, है ना। तो वहां पे बैक एंड पाई स्टार होता। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बैक एंड ऑर्बिटल्स में इस तरीके से डिलोकलाइज होते हैं, तो उसमें उसको हम बोलते हैं क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे देखो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो अब नहीं बचा, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, दूसरा नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्योंकि जो पहले से बॉन्ड था कार्बन हाइड्रोजन का, वो अभी नहीं रहा, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, पी बैक एंड पी ऑर्बिटल में डिलोकलाइज हो गए, तो पाई बॉन्ड बन गया। तो इसका दूसरा नाम पड़ता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक। अब हुआ क्या, देखो सिग्मा और पी ऑर्बिटल यहाँ पे चले गए, तो इसमें आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो एक और मॉलिक्यूल आपको बना के दिखाएं, यदि अपने पास होता है ऐसा, ठीक।
तो इसमें भी हो सकता था हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे, वो समझो आप। ठीक, इसका क्या रहेगा खाली, बैकेंट पाई स्टार। ये क्या है, बैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल। ठीक, तो होता क्या है, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में जा चले जाते हैं, और उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो कुछ ऐसे बन जाता है। तो इस पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे हो जाता है CH2 माइनस। तो हुआ क्या, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पाई बैकेंट पाई स्टार में चला गया। तो यहाँ पे जो CH बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, वहां पे बॉन्ड नहीं बचा, तो इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। सिग्मा पाई में हुआ ये क्या, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम बोलते हैं, इसका एक और नाम क्या हो जाना है, सिग्मा, सॉरी कलर चेंज करते हैं इसको, इसका दूसरा नाम हो जाएगा आपका सिग्मा पाई रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या था, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पाई ऑर्बिटल में गए तो सिग्मा पाई रेजोनेंस इसका नाम हो जाएगा। सिग्मा पाई रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और एक नाम और इसका होता है बेकर नाथन इफेक्ट, क्योंकि इसको बेकर नाथन ने बताया था, बेकर नाथन इफेक्ट। तो इसके तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, टोटल चार हो गए ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई रेजोनेंस, बेकर नाथन इफेक्ट। नाम भी पूछे गए थे एग्जाम में। ठीक, तो किस पे डिपेंड करता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बनेंगे, तो अब वो भी आप देख लो। इस कार्बन के बगल में जो कार्बन है उसको क्या बोलोगे आप, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास हैं। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, इस तरीके से इसके पास 3 पॉसिबिलिटी थी इस तरीके का रेजोनेंस बनाने की। तो हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा होता है। बात समझ आई ना आपको। तो हाइपर कॉन्जुगेशन किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पर। ठीक, इससे हम क्या बताते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक, इससे हम क्या बता सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कैसे, देखो समझना। जैसे ये कब काम आएगा आपको, जब हम एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे जहाँ पे एल्कीन बनाएंगे, तो वहां पे आपको काफी काम आने वाला है। एक तो हमने सपोज आपके लिए ए दे दिया, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा दे दिया आपको। तो आपने पता है, जिसने भी ये एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ ली होंगी, वहां पे आपने देखा होगा दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, सेटजेप और हॉफमैन। है ना, सेटजेप होता था मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और हॉफमैन होता था लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो आपको पता है कि सेटजेप प्रोडक्ट मेजर बनता है। क्यों बनता है, उसका रीजन यही है, क्योंकि जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होती है ना वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। कैसे, वो समझना आप यहाँ पे। आप देखो, तो ये एल्कीन है, ये अपना डबल बॉन्ड हो गया। इसके रिस्पेक्ट में जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसको बोलोगे आप अल्फा कार्बन, ए भी अल्फा। इसमें देखोगे तो एक अल्फा, दो अल्फा, 3 अल्फा कार्बन। इसके पास कितने अल्फा कार्बन है, 4 अल्फा कार्बन है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे देखोगे तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास है 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। इसके पास कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। इसके पास कितने हो गए, 12 अल्फा हाइड्रोजन्स। राइट। तो अल्फा हाइड्रोजन्स हमने कहा जिसमें जितने ज्यादा होंगे उसके उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, और उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, यदि हम इसको बोले 1, ये अपना सेकंड है, ये थर्ड। तो आप देख के बोल दोगे कि थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा देन टू फर्स्ट और सेकंड रीजन, अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हो कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस। ठीक, तो होगा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इंक्रीजेस। दैट मीन्स
स्टेबिलिटी बिकम मोर। ठीक। तो एल्किन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पर। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ज्यादा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे, और उतनी ही ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी। क्योंकि जो चार्ज होगा ना वो डिलोकलाइज हो सकता है ज्यादा। तो जितना ज्यादा वो डिलोकलाइज होगा उतने ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी। एक बेसिक सा रीजन होता है। कार्बोकैटायन बता सकते हैं इससे हम, रेडिकल की स्टेबिलिटी हम इससे बता सकते हैं। याद रखना, कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। राइट। राइट, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, इसको हम एक अलग से नोट करवा देंगे आपको यहाँ पे, नहीं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे भी जगह स्पेस नहीं है, अगली स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, ठीक है, यहीं पे नोट कर लो आप लोग एक पॉइंट। ठीक। क्या नोट करना है, दैट हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल इन कार्बन आयन। कार्बन आयन मतलब जिसपे माइनस चार्ज होता है ना, कार्बन आयन, इस तरीके से, ठीक है। तो कार्बन आयन में क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके पास बैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। हमने क्या कहा था कि यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैकेंट पी ऑर्बिटल में या बैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में जाते हैं, डिलोकलाइज होते हैं, उसको हमने हाइपर कॉन्जुगेशन नाम दिया। नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा, रेजोनेंस बेकर नाथन इफेक्ट कहा, सिग्मा पाई रेजोनेंस कहा। तो जब आपके पास बैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा। तो कार्बन आयन के पास बैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए कार्बन आयन में आप हमेशा ध्यान रखना हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बनेगा, नहीं लगता है कार्बन आयन्स में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से हम एल्किन की स्टेबिलिटी बताते हैं, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी बताते हैं, रेडिकल की स्टेबिलिटी बताते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये काफी काम आने वाला है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, है ना, कि होता क्या है। इसके बाद अपना था टेम्परेरी इफेक्ट में एक, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, पहली चीज ये कैसा है, टेम्परेरी है, मतलब मॉलिक्यूल में हमेशा के लिए नहीं होता है। जब कोई मॉलिक्यूल रिएक्शन करने जाएगा तो तभी उसमें ये आ जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पे हमने आपके लिए दे दिया कोई एल्किन, सॉरी ऑल ऑफ यू, ये एल्किन दे दिया। अब इसकी हमने रिएक्शन करा दी H+ के साथ। तो होगा क्या इस एल्किन में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो आपने ऐसी शिफ्ट कर दी, मतलब यहाँ पे, सॉरी, जो पाई बॉन्ड थे उसको हमने इस तरीके से शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे CH2 पे जाएगा माइनस, और इस पे प्लस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट कर दिया हमने। तो जो H+ होगा वो माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो आपका कुछ ऐसा बन जाता है ये। और इसके साथ क्या अटैच हो गया, H। तो देखो, ये जो इस पर माइनस चार्ज डेवलप हुआ, इस कार्बन पे माइनस चार्ज डेवलप हुआ, वो कब हुआ, जब हमने इसकी रिएक्शन H+ के साथ की। ठीक। तो इसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोमेट। तो इस पे पहले से प्लस माइनस नहीं था, ये प्लस माइनस कब आया, जब ये रिएक्शन करने जाएगा H+ के साथ। तो अटैकिंग स्पीसीज की प्रेजेंस में जब उस पर कोई चार्ज डेवलप हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन अ मल्टीपल बॉन्ड, दैट मीन्स एल्कीन एल्काइंस में, एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा उसके साथ रिएक्शन करने, तो उसकी वजह से उस मॉलिक्यूल में क्या होगा, चार्ज डेवलप, जो मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर उधर शिफ्ट होंगे। तो उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये भी दो टाइप का हो सकता था, प्लस सी माइनस सी। कैसे आप करोगे प्लस सी माइनस सी, तो देखो, जो इसमें इलेक्ट्रोनेसिटी किस कार्बन की तरफ गई, इसमें, और उसी कार्बन से क्या हो गया, हाइड्रोजन अटैच। तो जिस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रोनेसिटी मूव हुई है, उसी एटम से यदि आपका अटैकिंग रिएजेंट ऐड होता है तो इसको हम बोलते हैं प्लस ई। ठीक। और दूसरा होता है माइनस सी। माइनस सी कब बोलोगे आप इसको, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ शिफ्ट हुई है उससे दूसरे कार्बन पे आपका क्या हो, ये रिएजेंट जो है अटैकिंग रिएजेंट वो अटैच होगा। जैसे हमने यहाँ पे दिया होता है आपको एल्डिहाइड, और इसके साथ हमने कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करने के लिए दे दिया। तो अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेसिटी कहाँ शिफ्ट होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, है ना, इसकी तरफ जाएगी। तो होना तो कुछ ऐसा है, सी के ऊपर आएगा प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस।
तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच होने आएगा तभी ये प्लस माइनस डेवलप हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ा, इस कार्बन से, जबकि इलेक्ट्रोनेसिटी किसकी तरफ गई थी, ऑक्सीजन की तरफ। तो जब आपको ऐसा मिले कि इलेक्ट्रोनेसिटी दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट हुई है जबकि जो अटैकिंग एजेंट है वो किसी दूसरे एटम से अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई माइनस ई, याद रखना। ये मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये तभी आता है जब वो मॉलिक्यूल किसी के साथ रिएक्शन करने जाएगा। दैट मीन्स अपने उस सिस्टम में जब अटैकिंग एजेंट आता है रिएक्शन करने के लिए, उसी टाइम पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं और वहां पे आपका एक चार्ज डेवलप होता है। यदि आप अटैकिंग एजेंट को बाहर निकाल दोगे, वापस से अलग कर लोगे, तो फिर से आपका ये इफेक्ट वहां पे दिखाई नहीं देगा, है ना। तो प्लस ही माइनस ही आपको आना चाहिए। यहाँ पे हमने कुछ डिफरेंस आप लोगों के लिए दे रखे हैं कि इंडक्टिव और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस होता है, कभी आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको वहाँ पे इनसे हेल्प मिल जाएगी। वैसे तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी आएंगे तो आपको यहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो इंडक्टिव आपने क्या देखा कि इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि रेजोनेंस में कौन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, रेजोनेंस में। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट किस में कंपाउंड, किस टाइप के कंपाउंड में होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, है ना। ओनली कैसे होंगे आपके, सिंगल बॉन्ड्स, उसमें आपका इंडक्टिव ऑपरेट होता है। जबकि जो रेजोनेंस होता है वो किस में लगेगा, पाई बॉन्ड वाले सिस्टम में, डेट मीन्स अनसैचुरेटेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आपका रेजोनेंस एप्लीकेबल होता है। देन हमने आपको बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। सो देखो, दिस इफेक्ट मूव अप टू 3 कार्बन एटम्स एंड बिकम्स नेग्लिजिबल फ्रॉम द 4th कार्बन एटम्स ऑनवर्ड्स। तो चौथे कार्बन से आपका क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जबकि रेजोनेंस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। सो इंडक्टिव कैसा है, आप बोल सकते हो कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और जबकि ये जो आपका होता है रेजोनेंस, वो कैसा होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट आपका ये होता है। बात समझ आई। अच्छा, देन आप फोर्थ बोलोगे कि दिस इफेक्ट कॉज स्लाइट ड्रिफ्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। तो इस वजह से इसमें ओनली पार्शियल चार्ज डेवलप होता है, जबकि रेजोनेंस में क्या होता था कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से उसमें प्लस माइनस कंप्लीटली आता था। रेजोनेंस में प्लस माइनस बनता है, जबकि इंडक्टिव में पार्शियल चार्ज बनता है। आपको ध्यान होगा हमने कुछ ऐसे बनाया था, सीएल लिया था तो इसमें माइनस आया था, इसमें पार्शियल प्लस आया था। जबकि इसमें क्या था, इसमें जैसे हमने आपको ऐसे बनाया था, सपोज ओ एच होता, तो हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिलोकलाइज किए, तो कंप्लीटली ट्रांसफर हो गए थे ना, इसलिए इसको हमने क्या दिया, सी एच। तो माइनस हो गया था, प्लस माइनस इसमें कंप्लीटली आते हैं, राइट। क्योंकि कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो प्लस माइनस बनता है, इसमें पार्सली होते हैं तो पार्सल माइनस पार्सल प्लस आता है। तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखना, आपके स्कूल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने बस आपको ये दिया है यहाँ पे, राइट। अच्छा, एक और है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्टिव में क्या डिफरेंस होते हैं, तो आप वो भी बता सकते हो। देखो, इंडक्टिव परमानेंट हो इफेक्ट होता है, जबकि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसा है, टेम्पोरेरी इफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इंडक्टिव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्सली शिफ्ट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, है ना। तो इंडक्टिव किस में होता है, सैचुरेटेड में, ये आपका अनसैचुरेटेड में होता है ना। इट डज नॉट नीड एनी आउटसाइड रिएजेंट, इंडक्टिव के लिए कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं है, जबकि इसके लिए हमें रिएजेंट चाहिए पड़ेगा। और इंडक्टिव में पार्शियल सेपरेशन होता है चार्जेस का, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसमें कंप्लीट चार्जेस बनते हैं, प्लस माइनस, राइट। तो ये सिंपल से डिफरेंस थे दोनों में, आपको ऑलरेडी आते होंगे। और याद रखना, क्योंकि कभी एग्जाम में आ जाए ना तो आपको आने चाहिए, जिससे आपके स्कूल एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको डिफिकल्टी फेस ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे आपको ये डिफरेंस ऑलरेडी दे रखे हैं, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इनकी जो हमने यहाँ पे देखे हैं डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट देखे, टेम्परेरी और परमानेंट, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, और आपका इलेक्ट्रोमेरिक, जो इफेक्ट यहाँ पे हमने डिस्कस किए, इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कैसे इनका यूज करके हम पता कर पाएंगे कि जो अपने पास रिएक्शंस हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, या फिर एसिडिटी बेसिसिटी हो गई, स्टेबिलिटी हो गई इंटरमीडिएट की, वो कैसे पता करते हैं वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। इससे रिलेटेड हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, अराउंड 200 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जीओसी से और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से।
ऑल रिलेटेड टू पीवाईक्यू हैं आपके, मतलब पीवाईक्यू नहीं, ओनली आप बोल सकते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपके नीट और जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके पहले आपको सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। आपकी कमेंट ही डिसाइड करेंगे कि हम वो सेशन लेके आए कि ना लेके आए। तो कमेंट में आपको बताना है कि हाँ आपको उस सेशन की ज़रूरत है या नहीं है। यदि आप कमेंट नहीं करोगे डेफिनेटली हम वो सेशन लेके नहीं आएंगे। तो 200 क्वेश्चंस का पूरा एक सेशन हम लेके आए, एक नॉट ओनली वन सेशन। हर एक सेशन में हम 15-15 क्वेश्चंस आपको कराएंगे जीओसी से रिलेटेड। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके नीट जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम वो लेके आए या ना लेके आए। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट में आपको ये बताना है कि वो सेशन आपको चाहिए या नहीं। यदि हाँ तो आपको बताना है कि यस सर, नहीं तो नो। तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना सेशन को शेयर करते हो, कितने लाइक्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वो सेशंस लेके आएंगे वरना नहीं लेके आएंगे, है ना। तो आपको बताना है कमेंट में और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। इसी तरीके से हम बेसिक केमिस्ट्री को समझते चलेंगे और उसकी एप्लीकेशंस भी सीखते चलेंगे, है ना। लेकिन आपका हमने देखा है कि आप में से कई लोग तो सेशन को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी करनी पड़ेगी अभी, तभी जाके हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको देते चलेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है, सेशन को लाइक करना है, कमेंट करनी है जो भी हमने पूछा है उससे रिलेटेड, है ना, और शेयर करना है जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बस, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हम कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। यहाँ पे फिजिकल के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो, जाके जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट हो गया, इक्विलिब्रियम हमने कंप्लीट करा दिया है, रेडॉक्स वाला चैप्टर कंप्लीट हमने करा दिया है। तो ये चैप्टर्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपके डले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। तो आप जाके चैनल पर जाके उसको देख सकते हो, उनका यूज अपने लिए कर सकते हो, है ना। अगेन ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज्यादा हो सके, और पसंद आए तो सेशन को लाइक भी करते चलो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू, आई होप सो ऑल क्लियर, है ना। और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लेना है। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।